हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एकेडमी। आज हम डीआई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो बीपीएड एग्ज़ाम के लिए या वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। डीआई चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें थोड़ी सी जानकारी हमें परसेंटेज की, रेशियो की और एवरेज की और थोड़े अर्थमेटिक चैप्टर के बारे में जानकारी मुझे उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं डीआई में। ठीक है ना। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारा, एक बार ग्राफ दे रखा है। इस बार ग्राफ को पढ़ते हुए हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। है ना, हमें एक बार ग्राफ दे रखा है। इसमें दे रखे हैं 2008 से 2013 तक के वर्षों के हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में जो हायर सेकेंडरी एग्जाम हुए हैं उनके बारे में, विद्यार्थी जो पास हुए उनके बारे में बता रखा है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज of the past student in year 2008, 2009 and 12 approximately is 2008, 2009, 2012 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत क्या होगा। तो हमें औसत निकालने के लिए सबसे पहले 2008 के स्टूडेंट लेने होंगे। कितने हैं? 110 प्लस 2009 में कितने हैं? 1380 और 2012 में कितने हैं? 156। अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो इन नंबर का सम करना है और डिवाइड बाई जितने हमारे पास नंबर है 1 2 3 और 3 से डिवाइड दे देना है। तो ये हमारा एवरेज निकल आएगा। इन सबको जोड़ लो जरा। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो ये आएगा 404/3। इसका डिवाइड देंगे तो ये आएगा 134.6 लगभग इसे डिवाइड देने पर। तो आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट फ्रॉम 2011 to 12 अप्रॉक्सीमेटली इज, मतलब 2011 से 2012 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में परसेंटेज प्रतिशतता की कितनी कमी आई है। तो 2011 हमारे पास ये ना कितने स्टूडेंट हैं? 170। 2012 में कितने हैं? 156। तो अगर 170 माइनस 156 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 14। तो 14 स्टूडेंट की कमी आई है। अगर मुझे इसके परसेंटेज में निकालना है कितनी कमी आई है, तो परसेंटेज निकालने के लिए जिस चीज़ का भी रिजल्ट होता है वो ऊपर रखते हैं। 14 ऊपर आ गया, नीचे अपॉन में क्या रखेंगे? 11 से। तो 11 में कितना था? 170 इंटू 100, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 140/17 हमारा आंसर आ जाएगा। इसे डिवाइड देंगे तो 8 टाइम्स पॉइंट लगाएंगे और 2 आएगा, उसके बाद डिवाइड देंगे 7 आएगा। ठीक है, इतने परसेंटेज। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा। एक मिनट जरा देख लेते हैं, सॉरी। यहाँ पर हो जाएगा 4 बार जाएगा, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट फ्रॉम 2008 to 11, 2008 से 11 तक कितने विद्यार्थी पास हुए? तो देखो जरा, 2008 में कितने स्टूडेंट हैं? 110 और 11 में कितने हैं? 170। तो मतलब हमारा जो इंक्रीज हुआ है 170 से 100, तो 60 स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर 110 विद्यार्थी पास हो रहे थे, यहाँ 170 पास हो रहे हैं। तो 160 विद्यार्थी ज़्यादा पास हुए हैं। तो 7 का परसेंटेज निकालना हमें, इंक्रीज परसेंटेज। तो 60 अपॉन कितने से बढ़े हैं? 110 से बढ़े हैं ना 2008 से। तो यहाँ पर 110 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 600/11 अपॉन 11। अब इसमें डिवाइड दे दो, 5 टाइम्स 5 बचा, 4 टाइम्स पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ा दिया, 6 बचा, फिर 5 और 4 दे रखा आंसर। हाँ ये रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट बार ग्राफ हमारे पास दे रखा है, यहाँ 4 खिलाड़ियों की 2 पारियों के स्कोर का बहुबार मतलब पॉलीगन दे रखा है ना, ग्राफ दे रखा है। तो इसको स्टडी करके हमें आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इस ग्राफ का, द एवरेज रन इन 2 इनिंग्स ऑफ द प्लेयर हु हैज़ स्कोर मिनिमम इन सेकेंड इनिंग्स। दूसरी पारी में सबसे कम स्कोर करने वाले खिलाड़ी के दोनों पारियों को औसत बताओ। दूसरी पारी में सबसे कम स्कोर किसने किया है? चेतेश्वर पुजारा ने किया है। तो इसकी फर्स्ट इनिंग में कितना स्कोर है? इसका स्कोर है 70। सेकेंड इनिंग में इसका स्कोर कितना है? सेकेंड इनिंग में इसका स्कोर है 10। अब क्या दोनों का एवरेज निकालना है, तो जब भी किसी एवरेज रन है ना, तो क्या करेंगे 70 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 80/2, आंसर आ जाएगा हमारा 40। इस तरह से सॉल्व करना है, तो ये आंसर हमारा ए आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बार ग्राफ का। दूसरी पारी में चारों खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना है? चारों खिलाड़ियों का औसत स्कोर। तो दूसरी पारी कौन सी है? ब्लैक वाली है, दे रखी है। तो महेंद्र सिंह धोनी है पहला प्लेयर, उसने औसत स्कोर कितना किया? 80 प्लस, उसके बाद विराट कोहली कितना औसत स्कोर किया है? 50। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? चेतेश्वर पुजारा दूसरी इनिंग का, तो उसका स्कोर है 10। उसके बाद है शिखर धवन, उसने स्कोर किया है 20। एवरेज निकालने के लिए जितने खिलाड़ी हैं उतने से डिवाइड हो जाएंगे, 4 खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये निकल के आएगा एवरेज रन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इनको ऐड करूँ 80 160 डिवाइड बाई 4, यह आ जाएगा हमारा औसत 60 रन आ जाएगा सेकेंड इनिंग का सबका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल स्कोर इन फर्स्ट इनिंग कंट्रीब्यूटेड बाय द फोर्थ प्लेयर, मतलब पहली पारी में चारों खिलाड़ियों के द्वारा मिलकर बनाए गए कुल स्कोर। तो हमें कुल स्कोर बताना है, यहाँ पर एवरेज नहीं बताना है, सम बताना है। तो फर्स्ट सबसे चारों खिलाड़ियों, सबसे पहले पहली पारी की बात कर रहा है ना, पहली पारी। तो महेंद्र सिंह धोनी ने पहली पारी में बनाए थे 60 रन ना। उसके बाद विराट कोहली ने बनाए 50 रन। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने बनाए 70 रन। उसके बाद शिखर धवन ने बनाए 30 रन। अब इनका सम निकाल लो जरा। अगर मैं इनको ऐड करूँगा 60 + 50 1110 180 210, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 210 रन चारों को मिला के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पैराग्राफ में। द एवरेज रन ऑफ 2 इनिंग्स ऑफ द प्लेयर हु स्कोर हाईएस्ट एवरेज। दोनों पारियों में उच्च स्कोर प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का औसत क्या होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोनों खिलाड़ियों की, तो बताओ जरा, दोनों खिलाड़ियों में देखो उच्च स्कोर प्राप्त करने वाला, देखो जरा, यहाँ पर सेकंड इनिंग में महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे हाईएस्ट रन बनाए, और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग की बात करता हूँ तो फर्स्ट इनिंग में चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज़्यादा करे हैं। तो ठीक है, तो दोनों पारियों में उच्चतम स्कोर, तो फर्स्ट इनिंग में किसने हाईएस्ट रन है 70, किसके है? चेतेश्वर पुजारा के। ठीक है, सेकंड इनिंग में किसके हैं? महेंद्र सिंह धोनी, कितने? 80। ठीक है, ये 80 हो गए। दोनों पारियों में उच्च स्कोर मतलब हाईएस्ट प्राप्त करने वाले का औसत बताओ। तो देखो दोनों पारियों का औसत कितना हो गया, यहाँ पर अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो ये कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 150 डिवाइड बाई 2 = 75 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बार ग्राफ हमारा, देखिए, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ विच शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर द ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास एक कंपनी का बार ग्राफ दे रखा है जिसमें उसकी आय मतलब इनकम
है ना, और एक्सपेंडिचर दे रखा है। इनकम जो दे रखी है वो इस तरह से बॉक्स वाले में दे रखा है, और ब्लैंक वाला जो रखा है वो एक्सपेंडिचर दे रखा है। अगर मैं बात करता हूँ 2005 की, 2005 में उसने लगभग 35 करोड़ में दे रखा है ना, तो 35 करोड़ उसने क्या किया आय की, और उसका खर्चा कितना था, केवल 25 करोड़। इस तरह से दे रखा है इसका ना, ये हाँ ये हो गया। और ये 30 करोड़ 2006 में, और 35 यहाँ पर इस तरह से दे रखा है ये। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस इन प्रॉफिट यहाँ पर क्या होता है, सेविंग दे रखा है। जैसे अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ, उसमें से अगर मैं 90 रुपीज़ खर्च कर देता हूँ, तो ये मेरी इनकम हो गई, और ये मेरा एक्सपेंडिचर मैंने खर्च कर दिए, तो बचे मेरे पास 10 रुपये। तो मैं इसको 10 रुपये या तो सेविंग बोल सकता हूँ, अगर कंपनी के टर्म में बोलूँगा, अगर मैंने 10 रुपये ठीक है 100 रुपये कमाए थे, उसमें से 90 रुपये खर्च हुए थे, तब जाकर मैंने 100 रुपये कमाए, तो कंपनी के टर्म में बोलूँगा तो ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है द डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 2007 एंड 2008। तो मतलब यहाँ पर 2007 और 2008 में लाभ का अंतर पूछ रहा है। तो लाभ मतलब क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2007 के इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊँगा, है ना। अब फिर 2008 लूँगा मैं, तो उसके भी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊँगा, तो ये क्या निकलेगा, ये लाभ कौन से वर्ष का निकलेगा, 2007 का, और ये लाभ निकलेगा प्रॉफिट 2008 का। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, 2007 का है 2007 का हम इनकम लेते हैं। 2007 की इनकम कितनी दे रखी है हमारे पास, ग्राफ में देख के बताओ जरा। 2007 और 2008 की ज़्यादा दे रखी है, तो काम करते हैं पहले इसे 2008 कर लेते हैं इसको। यहाँ पर 2008 की ज़्यादा दे रखी है हमारे पास, इसलिए है ना, कैलकुलेशन करना ईजी रहेगा। 2008 और 2007, तो यहाँ पर इसकी इनकम कितनी हो गई, 60 माइनस, अब इसका एक्सपेंडिचर कितना है 2008 का, एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 50 था, है ना, देखो जरा ये रहा 50। हाँ, अब ये हो गया पी 2008 का, प्रॉफिट 2008 का। अब 7 का निकालेंगे, 7 का अगर 2007 का मैं इनकम देखता हूँ, 2007 ये रहा, और इसका ये मिडिल में से जा रहा है, इसका मतलब 45 हो गया यहाँ पर, है ना। और इसका एक्सपेंडिचर कितना है, इससे कम 40 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर तो यहाँ 10 बचा, और यहाँ 5 बचा, और यहाँ पर कितना आ गया 5, तो 5 करोड़, मतलब आंसर आ गया ए। इन दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस है ये 2007। इसका मतलब ये हो गया 2008 में उसने 5 करोड़ ज़्यादा कमाए थे 2007 के कंपेयर में। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द गिवन। सो सबसे पहले मुझे इसमें एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना होगा, मतलब पूछ रहा है कितनी कंपनियों का, मतलब कितने वर्षों में कंपनियों का व्यय एवरेज से ज़्यादा है। तो मुझे ये निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं एवरेज एक्सपेंडिचर निकालूंगा, तो सारे एक्सपेंडिचर को पहले मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो 2005 से लेके 2009 तक जितने भी एक्सपेंडिचर दे रखे हैं उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखते हैं जरा, करते हैं। देखो जरा, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर ये दे रखा है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना 25, उसके बाद एक्सपेंडिचर 2006 का लेंगे, कितना दे रखा है इसमें 40 दे रखा है, 2008 का भी 2007 का भी 40 दे रखा है, प्लस 2008 का कितना दे रखा है 50 दे रखा है, प्लस 2009 का कितना दे रखा है 55 दे रखा है। अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो जितने साल हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड देना पड़ेगा। इसका सम कितना आ रहा है जोड़ने पर, अगर मैं जोड़ूंगा तो 80 और 80 60, ये आ गया 210।
210 डिवाइड बाई 5, इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा एवरेज जो निकल के आएगा वो कितना आ रहा है, 42 करोड़, 42 CR है ना। तो हमारा अब तक टोटल एवरेज तो निकल आया, एक्सपेंडिचर का टोटल एवरेज तो निकल आया। अब हमें निकालना है कितने वर्षों का है कंपनी का व्यय दिए गए औसत से अधिक है। तो औसत से अधिक 42 से अधिक किस किस का दे रखा है, देखो जरा, ये लास्ट 2 दे रखे हैं, लास्ट मतलब 2009 और 2008। तो इनका जो एक्सपेंडिचर है जो एवरेज से ज़्यादा है, तो कितना आंसर आ गया, 2 साल ऐसे हैं 2008 और 2009 जिनका एक्सपेंडिचर एवरेज से ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी इसी का है, ठीक है। द परसेंट इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंपनी फ्रॉम 7 to 8, मतलब 2007 से 2008 तक कंपनी की आय में कितनी वृद्धि हुई। तो देखो जरा 2007 से 8, तो 2007 में देखो पहले कितनी था। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ यहाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 83 दे रखा है इस वाले बार ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो 2007 में अगर मैं बात करता हूँ तो हमें इनकम निकालनी है। तो इनकम कितनी है यहाँ पर, इनकम हमारी कौन सी है, जो बॉक्स वाली, ठीक है। 2007 में कितनी है, ये 45 दे रखी है, या 20 मिडिल में तो आ रहा है। और 2008 में कितनी रखी है, 50, मतलब 45 से कितनी होगी, 45 से 60 हो गई, मतलब 15 बढ़ी है। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूँ 60 माइनस 45, तो 15 CR हमारी इनकम जो है वो बढ़ गई थी। अब अगर मैं इस बढ़ी हुई परसेंटेज निकालूँ इसका, तो निकालेंगे 15, एक मिनट यहाँ कर लेते हैं नीचे सॉल्व। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालता हूँ तो 15, नीचे क्या रखेंगे वैल्यू, जिससे कंपेयर कर रहा है उस वैल्यू को नीचे रखते हैं। तो कंपेयर कहाँ से कर रहा है, 2007 से बढ़ा रहा है। तो 2007 में कितनी थी, 45 इंटू 100, तो इससे 1/3 टाइम जाएगा। तो 100/3 इसका परसेंटेज अगर मैं लिखूँगा 33/1%, ये आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 जो दे रखा है इस बार में, उसे सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल इनकम टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर द ईयर्स, मतलब जितने भी ईयर्स दे रखे हैं उन सब का हमें क्या करना है, टोटल इनकम निकालनी है और टोटल एक्सपेंडिचर वगैरह उनका रेशियो निकालना है। तो पहले हम इनकम निकालते हैं, ठीक है, इनकम। तो इनकम कितनी कितनी है, सबसे पहले अगर मैं इनकम की बात करता हूँ तो फर्स्ट ईयर 2005 में कितनी है, 35, ठीक है। 2006 में कितनी है, 2006 में 50 दे रखी है ना, 50 दे रखी है, ठीक है जरा। 2007 की बात करता हूँ तो 45 हो गई, प्लस 60 प्लस 60। अब इनको सम कर दो सबको, ठीक है। सम करने पर ये कितना आएगा, 120, ये आ गया हमारा, टोटल करने पर 250 ऐड कर दो, ठीक है ना। अब आते हैं एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो एक्सपेंडिचर पहले साल आया था तो 25 था 2005 का, उसके बाद 40 था, प्लस 40 था, थोड़ी देर पहले भी निकल कर आ रहे हैं इसको तो, फिर 50 था और प्लस 55 था। देखो ये 55 हो गया, ये 50 हो गया, और ये 40 और ये 40 है ना, फिर 25। तो अब इसको भी ऐड कर दो। अगर मैं इसको ऐड करेंगे तो जो अभी थोड़ी देर पहले ऐड किया था अगले लास्ट क्वेश्चन में 20। अब क्या करना है, हमें इनकम का एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। तो इनकम कितनी थी हमारी, 250, एक्सपेंडिचर करना है 210, 0 0 कैंसिल, तो हमारा रेशियो निकला है 25/25 है ना, 25/21, आंसर भी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा पाई चार्ट के ऊपर है ना। तो यहाँ पर 5 गांव दे रखे हैं ना, A, B, C, D और E, ये हमारे 5 गांव दे रखे हैं। और 5 गांव की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2000 है। 5 गांव की टोटल पॉपुलेशन है 2000, लेकिन यहाँ पर जो गांव A है इसमें परसेंटेज ऑफ 15% लोग रहते हैं, इसमें 25, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 35 परसेंटेज में डाटा दे रखा हमारे पास है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका फर्स्ट, गांव ए से सी के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात बताओ। तो मतलब गांव ए में कितने बच्चे हैं,
और गांव सी में कितने बच्चे हैं उनका परसेंटेज बताना है हमें, सॉरी रेशियो बताना है। देखो ज़रा, अगर मुझे गांव ए में निकालने हैं तो ए में कितने बच्चे हैं 15% ऑफ 2000, इस ऐसे तो निकालेंगे। और सी में कितने बच्चे हैं, सी में 10% ऑफ 2000। अगर हिंदी में लिखूंगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2000 का 15%, यहाँ 2000 का 10%, है ना। अब इनको यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए 15/100 इंटू 2000, ये रेशियो 10/100, परसेंटेज आगे हम क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं अपॉन में, और ये 2000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड कैंसिल हो जाएगी। 15 × 20 110 × 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 बार और 5 से 2 बार, रेशियो में हम कैंसिल कर सकते हैं 3:2, है ना। तो हमारा आंसर आएगा 3:2। लेकिन तुम्हें देखो जब भी परसेंटेज में डाटा दे रखा हो और रेशियो दे पूछ रहा हो तो इस तरह से पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर केवल यहाँ से सारी चीज़ें तो कैंसिल हो रही हैं, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ए और सी, ए में कितनी पॉपुलेशन है 15%, ठीक है ना, और बी में कितनी है 10%। अब देखो 15% 10% दोनों में सेम नंबर 2000 का ही तो है, तो बार बार लिखना जरूरी नहीं है, फिर तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा, 5 से 3 बार और ये 2 बार, बस डायरेक्ट सॉल्व कर देना आपको इस तरह से, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि गांव डी में 70% बच्चे स्कूल जाते हैं तो गांव डी के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बताओ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गांव डी में कितने बच्चे हैं। अगर मैं परसेंटेज में बात करता हूँ तो इसमें बच्चे हैं 20%, तो हम लिखा रहेंगे 200 का 20%, ये टोटल बच्चे हो गए, क्या हो गए कुल बच्चे हो गए, है ना। तो यहाँ पर अगर कुल बच्चों का परसेंटेज निकालेंगे तो हम यहाँ पर आएगा 2000 का 20%, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 400 तो कुल बच्चे हो गए। कुल बच्चे कहाँ डी गांव में, है ना 400। अब 400 में से कितने बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, 400 का 70% स्कूल जा रहे हैं, तो आंसर आ गया 280। ठीक है, इस तरह से आप एक ही स्टेप में लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है। देखो ज़रा, मुझे पता है टोटल कुल जनसंख्या 2000 है। अगर इसमें से गांव डी की बात करी गई है तो डी गांव में कितने परसेंट बच्चे रहते हैं भाई 20%, है ना। अब इन 20% बच्चों में से कितने परसेंट बच्चे पढ़े हैं 70%, तो 70% निकाल दो इसका, बस इस तरह से 1 2 1 2 4, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 2 × 2 × 70, 14 दूनी 28, तो यह आएगा 280, है ना। इस तरह से इन स्टेप्स को स्किप करके हम डायरेक्ट एक ही स्टेप में सवाल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांव डी और ई के बच्चों की कुल संख्या कितनी है। देखो जरा, तो अगर मैं गांव डी की निकालता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर डी गांव 2000 तो टोटल हो गया, टोटल का डी कितना है 20%, तो 20% निकालूंगा, प्लस 2000 टोटल स्टूडेंट है, सॉरी हाँ स्टूडेंट ही है, उसमें से ई पर ई का निकालेंगे 30%, है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके जोड़ दो, तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा 20/100 प्लस 2000 × 30/100, है ना। अब देखो कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनसे ये कैंसिल। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये 400 और यहाँ पर ये 600, तो ये कितना आंसर आ गया 1000 आंसर आ गया हमारा। ठीक है 1000। अगर आप इनको स्टेप कम करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो परसेंटेज निकलवा रहा है गांव डी की और ई की, वो 2000 में से निकलवा रहा है, तो मतलब सबके लिए सेम है। तो डी में कितने बच्चे हैं 20%, ई में कितने हैं, ई में कितने बच्चे हैं 30% बच्चे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर दोनों को डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिसमें से परसेंटेज हम निकाल रहे हैं वो सेम है, 2000 ही है सबका दोनों का, तो हम डायरेक्ट परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं।
परसेंटेज को ऐड तभी करेंगे जिसका जो टोटल परसेंट हम जिसमें से हम निकाल रहे हैं वो संख्या सेम हो, क्योंकि यहाँ पर कुल स्टूडेंट कितने हैं 2000 है, 2000 में से 20% निकालना है, 2000 का 30% निकालना है। इसका मतलब ये है कि हम अगर मैं डायरेक्ट ऐड कर दूँ तो 50% स्टूडेंट कहाँ से आए, केवल और केवल डी और ई से आए हैं। तो कैसे, बस यही करना है, 2000 का 50%। आप बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हो इसको, ये तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। गांव बी और सी में गांव बी में सी से कितने अधिक बच्चे हैं, देखो है ना, कितने अधिक बच्चे हैं। तो बी में कितने हैं 25% और सी में कितने हैं 10%। अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, है ना, परसेंटेज की, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज से डायरेक्ट निकालूंगा तब भी फर्क पड़ेगा। 25% किस में, बी में, और 10% किस में, सी में है। तो यहाँ पर कितना आता होगा 15% परसेंट में, लेकिन हमसे किसको पूछ रहा है, ये नंबर से पूछ रहा है। तो बस 15% निकाल लो किसका, 2000 का। परसेंटेज निकालेंगे 300 आंसर आ जाएगा हमारा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा इस तरह से तो फिर बेसिक मेथड से ही कर सकते हो, ठीक है ना। 2000 का 25% निकालेंगे, उसमें से घटा देंगे 2000 का 10%। बस इस तरह से सॉल्व कर लेना तुम लोग। 25/100, 2000 और 10/100 सॉल्व करने पर भी यहाँ भी कितना आएगा, 300 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि गांव डी के बच्चों में लड़कियां 55% है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए डी में, गांव डी में कितने बच्चे हैं। तो 2000 टोटल स्टूडेंट है कि 2000 का डी का है, ये रहा 20%, है ना, 20% निकालना है। तो परसेंट को हटा देते हैं, डायरेक्ट 100 ही रख देते हैं, ठीक है। ये गांव डी की पॉपुलेशन हो गई 400। अब 400 में से 55% क्या है, लड़कियां हैं। तो कुल लड़के कितने बतानी है, तो 400 का 55% निकाल लो बस। दो 220 आ जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब डी आई के मैंने चार डी आई कराई हैं आप लोगों को। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है पेपर में भी, ठीक है। हम इसी तरह की सीरीज़ के साथ नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हर चैप्टर के 10 से 12 क्वेश्चन लेके आएंगे और जो आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।